नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की स्थिति के बारे में राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ की बातचीत। हर जिला और उनकी चुनौतियों को बताया अलग। देश में दैनिक रिकवरी पहली बार 4 लाख से अधिक। लगातार 2 दिनों तक दैनिक नए मामले 3 लाख से कम। गेहूं की खरीद में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 24% की वृद्धि। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का मिला लाभ। चक्रवात ताउते के बाद खोजबीन एवं बचाव अभियान जारी। अब तक 180 लोग बचाए गए। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान चिंतला वेंकट रेड्डी। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बातचीत की। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। अपने जिले में स्थिति संभालने के लिए लगातार काम करते रहे। इससे जिले में अन्य लोगों का हौसला भी बढ़ा और आपसे प्रेरणा भी मिली। बहुत से ऐसे हैं जो कई दिनों तक घर नहीं जा पाए, अपने घर वालों से नहीं मिल पाए। कई लोगों ने अपने परिवार के अहम सदस्यों, अपने करीबियों को खोया भी है। इस मुश्किल के बीच आपने अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अभी आपसे मैं कई साथियों से अपने अनुभव सुनने का मुझे अवसर मिला। वैसे मेरे सामने काफी लोग हैं, लेकिन हर एक को तो संभव नहीं हुआ है। लेकिन हर एक के पास कुछ न कुछ नया था, कुछ न कुछ इनोवेटिव था और अपने तरीके से रास्ते खोजे थे। और सफलता के लिए यही सबसे बड़ा काम का होता है कि आप मूलभूत विचार को कितना लोकलाइज बना करके सेट करके उसका उपयोग करते हैं। कई अच्छे इनोवेटिव प्रयास है। जिन लोगों का आज बात करने का मौका नहीं मिला है, उनके पास भी बहुत कुछ होगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप बिना संकोच, आपको लगता है कि जो चीज आपने अच्छी की है, अच्छे ढंग से की है, वो मुझे जरूर भेजिए लिख करके, मेरे तक पहुंचाइए और मैं इसका अन्य जिलों में उपयोग कैसे हो इसकी जरूर चिंता करूंगा। क्योंकि आपकी मेहनत, आपके इनोवेशंस ये देश के भी काम आने चाहिए। और मुझे विश्वास है आज जितनी बातें मेरे सामने आई, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें काम आएगी। और इसलिए मैं आपसे इंतजार करूंगा कि आप अपनी कुछ चीजें जरूर मेरे से शेयर करिए। आपके हर प्रयास की मैं भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। साथियों, हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। और इसलिए जिले का मिजाज, गांव में एक मैसेज कि मेरा गांव मैं कोरोना मुक्त रखूंगा, मेरे गांव में मैं कोरोना को प्रवेश नहीं करने दूंगा, ये गांव के लोग संकल्प लें। और गांव के लोग जिस प्रकार से व्यवस्थाएं करते हैं, मैं तो हैरान था। पिछले बार जबकि ये कालखंड था और पता नहीं था कि इस स्थिति में कैसे करना, फिर भी हमने गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई लॉकडाउन नहीं लगाया था
और मजा ये है कि खेतों में गांव के लोग काम करते थे तो खेत में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खेती के काम शुरू किए थे। पिछली बार आपको याद होगा। मतलब हमारे गांव कितनी तेजी से संदेश को पकड़ भी लेते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके पक्का कर लेते हैं। गांव की ये ताकत है। मैंने देखा है आज भी कई गांवों ने अपने यहाँ आना जाना सब बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किया है। गांव की जरूरत के लिए 1 या 2 लोग बाहर जाते हैं, चीजें लेकर के आते हैं, गांव में बांट देते हैं और गांव में से कोई मेहमान भी आए तो उसको पहले बाहर रखते हैं। गांव की अपनी एक ताकत होती है, उस ताकत का अपना एक उपयोग होता है। और मैं साथियों कहना चाहूंगा कि कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। आप एक तरह से इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है, फील्ड कमांडर बड़ी योजना को मूर्त रूप देता है, जमीन पर उस लड़ाई को लड़ता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। आप सब भारत की इस लड़ाई के महत्वपूर्ण फील्ड कमांडर्स के रूप में आज नेतृत्व संभाल रहे हैं। और इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन्स, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, कहां उपलब्ध हैं, ये जानकारी आसानी से उपलब्ध होने पर लोगों की सहूलियत बढ़ती है। इसी तरह काला बाजारी पर लगाम हो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, या फ्रंटलाइन वर्कर्स का मोरल हाई रखकर उन्हें मोबिलाइज करना हो। एक फील्ड कमांडर के रूप में आपके प्रयास पूरे जिले को मजबूती देते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स को आपके कंडक्ट और एक्शन से हमेशा प्रेरणा मिलती है, उनका भरोसा और बढ़ता है। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा। अब इसलिए अगर आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जिला स्तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है, उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी, तो मेरा आपको खुली छूट है, आप जरूर कीजिए। अगर ये इनोवेशन आपके जिले की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से है तो उसे उसी हिसाब में करिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशियल है, तो उसे सरकार तक भी पहुंचाइए। अगर आपको अपने अनुभवों से तेजी से बदलती परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसीज में किसी सुधार की जरूरत लगती है, तो उसका भी फीडबैक जरूर पहुंचाइए, बिना संकोच पहुंचाइए। क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है कि हम सब मिलकर के सोचेंगे, सब मिलकर के नई नई चीजें ले आएंगे, तब जाकर के हम कर पाएंगे। साथियों, आपके जिले की सफलता बाकी जिलों के लिए एक उदाहरण बन सकती है, उनकी भी मदद कर सकती है। कोरोना से निपटने के लिए जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी हमें एडॉप्ट करते चलना है। आपके बहुत से साथी ऐसे जिलों में होंगे जहां कोरोना संक्रमण पीक पर पहुंचने के बाद अब कम हो रहा है। उनके अनुभवों से सीखकर आप अपने जिलों में अपनी रणनीति को और मजबूत करते रहेंगे तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और आसान होगी। साथियों, इस समय कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं। कई राज्यों में
बढ़ भी रहे हैं। कम होते आंकड़ों के बीच हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बीते एक साल में करीब करीब हर मीटिंग में मेरा यही आग्रह रहा है कि हमारी लड़ाई एक जीवन बचाने की है, एक एक जीवन बचाने की है। हमारी जिम्मेदारी संक्रमण को फैलने से रोकने की भी है और ये तभी संभव है जब हमें संक्रमण की स्केल की सही जानकारी होगी। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस पर लगातार बल देने रहना जरूरी है। कोरोना की इस दूसरी वेव में अभी ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना है। इसमें फील्ड में बिताया हुआ आप सभी का अनुभव और आपकी कुशलता ये बहुत काम आने वाली है। हमें गांव-गांव में जागरूकता भी बढ़ानी है और उन्हें कोविड के इलाज की सुविधाओं से भी जोड़ना है। बढ़ते हुए केसों के और संसाधनों की सीमाओं के बीच लोगों की अपेक्षाओं को उचित समाधान देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सारी चुनौतियों के बीच समाज के सबसे निचले छोर पर खड़े व्यक्ति का चेहरा ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। भारत में कोविड-19 के दर्ज किए गए दैनिक नए मामले अब 3 लाख से कम हुए हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। सभी स्वास्थ्य कर्मियों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के समर्पण तथा अथक प्रयासों के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भारत ने पहली बार एक दिन में 4 लाख से अधिक कोविड रोगियों की दैनिक रिकवरी दर्ज कराई है। पिछले 14 दिनों में 3,55,944 मामलों की औसत दैनिक रिकवरी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय रिकवरी दर बढ़कर 85.60% तक पहुंच गई है। भारत के कुल सक्रिय मामले गिरकर 33,53,765 तक आ गए हैं। अब ये देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 13.29% है। भारत के कुल सक्रिय मामलों के 69.01% में कुल 8 राज्यों की भागीदारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत देश में लगाए गए कोविड-19 टीकों की कुल संख्या लगभग 18 करोड़ 44 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। गेहूं की सरकारी खरीद में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 में लगभग 38,22,000 किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद की गई है।
गेहूं की खरीद वर्तमान रबी विपणन सत्र RMS 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। जिस तरह से पिछले सत्रों में होती रही है और अब तक यानी 17 मई 2021 तक 373,51,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जबकि पिछले साल की इसी समान अवधि में 300,58,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। लगभग 38,22,000 किसान मौजूदा MSP मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 73,768 करोड़ 74 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 17 मई 2021 तक 749,98,000 मीट्रिक टन से अधिक धान क्रय किया जा चुका है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत 107,37,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1,74,000 मीट्रिक टन खोपरा को क्रय करने के लिए भी स्वीकृति दी गई है। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 17 मई 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई है। चक्रवात ताउते के बाद खोजबीन और बचाव अभियान में 180 लोगों को बचाया जा चुका है और अब भी बचाव कार्य जारी है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। भारतीय नौसेना के जहाज ब्यास, बेतवा और तेग बार्ज P305 के लिए खोजबीन एवं बचाव अभियान शुरू करने के लिए INS कोच्चि और कोलकाता का साथ देने आए बार्ज P305 मुंबई से 35 नॉटिकल मील की दूरी पर डूब गया था। खोजबीन एवं बचाव अभियान को P8I और नौसेना के हेलीकॉप्टरों की सहायता से बढ़ाया गया है, जो क्षेत्र में हवाई खोजबीन कर रहे हैं। दिनांक 17 मई 2021 से खोजबीन एवं बचाव अभियान शुरू होने के बाद से अब तक 180 को बचाया जा चुका है। एक अन्य अभियान में मुंबई के उत्तर में डूबने वाले GAL कंस्ट्रक्टर के चालक दल को बचाने के लिए भारतीय नौसेना के सिकिंग हेलीकॉप्टर को लगाया गया। इसने GAL कंस्ट्रक्टर के 35 क्रू मेंबर्स को बचाया। गुजरात तट से 15 से 20 नॉटिकल मील दक्षिण पूर्व में स्थित 3 वेसल सपोर्ट स्टेशन 3, ग्रेट शिप अदिति और ड्रिल शिप सागर भूषण जैसे जहाजों के लिए गुजरात के तट पर खोजबीन व बचाव के प्रयास भी चल रहे हैं। खोजबीन एवं बचाव के प्रयास के समन्वय के लिए ऑन सीन कोऑर्डिनेटर के कर्तव्यों का निर्वहन करने INS तलवार इस क्षेत्र में पहुंचा है। ग्रेट शिप अदिति और सपोर्ट स्टेशन 3 एंकर को ड्रॉप करने में सफल रहे। समुद्र सी स्टेट 4 से 5 और 35 से 30 समुद्री मील की हवाओं के साथ बेहद अशांत हो चला है, जो खोजबीन एवं बचाव अभियान में शामिल जहाजों और विमानों के लिए एक चुनौती पेश कर रहा है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ,
आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आइए अब बात करते हैं एक सफल किसान चिंतला वेंकट रेड्डी की, जिन्होंने बीज रहित अंगूर की खेती कर नया मुकाम हासिल किया है और कृषि के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। चिंतला वेंकट रेड्डी नेशनल सीड कॉरपोरेशन और आंध्र प्रदेश स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पिछले 10 वर्षों से लगातार नए बीज दे रहे हैं। रेड्डी तेलंगाना के कुंदपल्ली में अंगूर की खेती करते हैं। इन्होंने आलवाल में अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है, जहां वो काले अंगूर की खेती करते हैं और रोजाना कई किसानों को बेहतर जैविक खेती के लिए जागरूक भी करते हैं। विज्ञान और नई तकनीक की मदद से 1 हेक्टेयर में 105 टन अनब शाही और इतने ही क्षेत्र में 84 टन बीज रहित अंगूर की पैदावार करने वाले रेड्डी की गिनती अपने जिले के पहले आधुनिक किसान के रूप में भी होती है। चिंतला वेंकट रेड्डी का जन्म 22 दिसंबर 1950 में सिकंदराबाद के आलवाल में एक किसान परिवार सत्यम्मा और मुथ्यम रेड्डी के घर हुआ था। वो 3 भाइयों और 3 बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने सिकंदराबाद के पास जैविक विज्ञान में अपना PUC अंग्रेजी माध्यम में पास किया। उनके बड़े भाई सी शंकर रेड्डी एक किसान थे। वेंकट रेड्डी ने 12वीं के बाद अपनी शिक्षा बंद कर दी और कृषि के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। पिता का साथ देते देते उनमें एक गहरी रुचि विकसित हो गई और वो एक प्रगतिशील और साधन संपन्न कृषक बन गए। वो एक नवीन जैविक किसान है जो खेती में अपनी मिट्टी और पोषक तत्व प्रबंधन तकनीकों के लिए जाने जाते हैं। वो मिट्टी की अदला बदली और मिट्टी की उर्वरता में अपनी तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त करने वाले भारत के पहले स्वतंत्र किसान होने का गौरव रखते हैं। वो जैविक कृषि तकनीकों में अपने नाम के साथ राष्ट्रीय पेटेंट भी रखते हैं। वो खेती में कोई रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या कवकनाशी का उपयोग नहीं करते। चिंतला वेंकट ने अपनी अभिनव जैविक खेती के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते। वो बीज रहित अंगूर उगाने वाले पहले किसान हैं। 1979-80 में उन्होंने अंगूर की खेती में प्रवेश किया। अपने अग्रणी कार्य के लिए उन्हें राज्य में कई बार एक मॉडल किसान से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी SM तकनीकों का प्रदर्शन किया जब 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और 2006 में जॉर्ज W. बुश ने हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने दोनों राष्ट्रपतियों को काले बीज रहित अंगूर भेंट किए थे। जैविक तरीके से अंगूर की खेती कर पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित चिंतला वेंकट ने खेती के क्षेत्र में नई सोच लाकर क्रांति लाई। इससे उन्होंने कृषि की दिशा में प्रगतिशील किसानों को आने वाले समय में मोटे अनाजों से हटकर जैविक विधि द्वारा फलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा और वो अपनी आय दोगुनी करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। ICAR ने कोरोना महामारी को देखते हुए क्या नए गाइडलाइंस जारी किए हैं, आइए देखते हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है।
साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। आइए अब देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले समय के लिए मौसम संबंधित क्या पूर्वानुमान जारी किए हैं। भयंकर चक्रवाती तूफान ताउते काफी कमजोर पड़ गया है। कमजोर पड़कर ये विक्षोभ में तब्दील हो गया है। अगले 2 दिनों के दौरान कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के ऊपर भी एक पश्चिमी विक्षोभ बनने के आसार हैं। ताउते के इस विक्षोभ से टकराने का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कहीं कहीं हो सकती है तेज बरसात। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में जहां तहां मूसलाधार बारिश के आसार। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बरसात का अनुमान। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।